Hello students, today we are going to continue our chapter number 6 of science, and that is combustion and flame, and this is final and third video of this chapter. That means today we are going to conclude this chapter. So till now we have studied about combustion, and you know that combustion is a chemical process in which the substance chemically react with air and produce heat energy. Then we studied it. We also conducted an experiment which shows that each and every process of combustion require air. That means it require oxygen. Then we studied about ignition temperature, and that means a minimum temperature which is required to combust anything. And we also conducted an experiment on this topic. Then we studied about inflammable substance. Those substances which easily catch fire are known as inflammable substances. Then we studied about fire accident and how to control it. Then last and final, we studied in previous video how fire extinguishers works. Now today we will study about the types of combustion. So combustion can be categorized into three types. First one is rapid combustion, second one is spontaneous combustion, and third one is explosion. So in rapid combustion, we can say that combustion in which things burn rapidly and produced heat and light is called a rapid combustion, like burning of petrol. यानी कि ऐसी दहन की यानी कि दहन की प्रक्रिया, दहन यानी कि जलने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत कोई भी चीज़ जो है बहुत जल्दी जल्दी जलती है और बदले में बहुत सारा हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, आपका रैपिड कंबशन कहलाता है। तो देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल जो है फट से आग पकड़ लेता है, या फिर हमारे घर में जो रसोई घर में जो चूल्हा होता है, जैसे हम उसको ऑन करते हैं और लाइटर से क्लिक करते हैं, फट से आग पकड़ लेता है। तो गैस का जलना, पेट्रोल का जलना, ये सब क्या है, आपका रैपिड कंबस्टन की कैटेगरी में आता है। वहीं पे सेकंड है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। तो कंबस्टन इन विच सब्सटेंस बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, लाइक फॉरेस्ट फायर। तो देखिएगा, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें बिना किसी कारण के ही चीज़ें जल उठती हैं, वो धुआं धुआं हो जाती हैं, यानी कि बिना किसी कारण के। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपके जंगलों में कोई माचिस की तिल्ली ले जाके या बम फोड़ के आग नहीं लगाता, लेकिन ऑटोमेटिकली जंगलों में आग लग जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर इतना हो जाता है कि घास का इग्निशन जो टेम्परेचर है उस तक उसको टेम्परेचर पहुंच जाता है और अचानक जंगलों में आग लग जाता है। यानी कि कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता आपके स्पॉन्टेनियस कंबस्शन के लिए। तो देखिएगा, दुनिया में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि घर में लोग बैठे हुए हैं और उन्हीं में आग लग गई और वो जल के मर गए। अगर आप नेट पे सर्फ करेंगे तो आपको इस तरह की घटनाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। यहाँ तक कि जो अखबार हैं उनमें आपके उस यानी कि इंसिडेंट की घटना के बारे में डिटेल में बताए हुए हैं। तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हमें हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे चारों ओर कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम इसको बाद में एक वीडियो के माध्यम से भी समझेंगे। देन लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ कंबस्शन इज एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका। ठीक, combustion in which extreme amount of heat, light, gases and sound energy is evolved is called या known as explosion, like firing crackers या फिर explosion of bombs, है ना, न्यूक्लियर बम्स। तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करे, लाइट प्रोड्यूस करे या गैसेस निकाले, और साथ के साथ बहुत तेज़ धमाके यानी कि साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करे। तो इस तरह का जो कंबस्शन होता है या केमिकल रिएक्शन होता है एयर के साथ, वो आपका एक्सप्लोजन कंबस्शन कहलाता है। यानी कि ऐसा कंबस्शन जिसमें बहुत अधिक मात्रा में आपके रोशनी, गर्मी, गैसेस और साउंड एनर्जी निकलती हो, आपका एक्सप्लोजन कंबस्शन कहलाता है। ठीक है, तो पटाखे फोड़ना, बम का फटना, ये सब इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। तो देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका फॉस्फोरस है, और जैसे ही टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री के आसपास पहुँचा तो उसमें आग लग गई। तो ये अचानक लगी हुई आग है, तो ये स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की कैटेगरी में आता है। ये हमारा स्टोमक है जिसके अंदर खाना पचता रहता है, तो खाना पचने की जो प्रोसेस होती है बहुत धीमी होती है, तो इसे आप स्लो कंबस्शन कह सकते हो, यानी कि एक चौथे तरह का कंबस्शन
कह सकते हो। तो लकड़ी का जलना भी एक तरह का स्लो कंबशन है, वहीं पे मोमबत्ती बहुत आसानी से जल जाता है। ठीक है, तो वैसे टाइम लगता है इसमें भी, तो ये स्लो कंबशन है। वहीं पे ये पेट्रोल इंजन है, यानी हमारी गाड़ियों का इंजन है, जिसमें पिस्टन आगे पीछे हो रहा है, तो पेट्रोल यहाँ से आता रहता है कंबशन के, और स्पार्क प्लग से आग लगती है और आग तुरंत लग जाती है पेट्रोल में, और इस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और गाड़ी आगे मूव करती है। तो ये रैपिड आपका कंबशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसके बाद बारी आती है किसकी, एक्सप्लोजन की, बम धमाके की। तो ये अपने आप में एक अलग तरह का आपका कंबशन है। तो अब देखिएगा, जब एक न्यूक्लियर बम फटता है, धमाका करता है, तो कितना ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाता है। देखिए, सबके चिथड़े उड़ा दिए हैं, यानी कार से बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बचाव नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कंबशन समझ में आ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर की। फ्लेम क्या होता है, तो आपने मोमबत्ती तो जलते देखी ही होगी। तो मोमबत्ती के ऊपर वो जलने वाला हिस्सा है, वो ही फ्लेम कहलाता है, जिसे हम ज्योति कहते हैं। जो चमकता दिखता है, यानी जो आग जलती दिखती है, वही फ्लेम कहलाता है। तो ग्लोइंग गैशियस पार्ट ऑफ फायर इज कॉल्ड फ्लेम, कि यानी कि गैस का वो हिस्सा जो जलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है, फ्लेम कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट विजिबल पार्ट ऑफ फायर, अ स्ट्रीम ऑफ बर्निंग गैस दैट एमिट लाइट एंड हीट, इज नोन एज फ्लेम। तो यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आग का वो दिखाई देने वाला हिस्सा जिसमें बहुत सारी गैसेस जल रही होती हैं और साथ के साथ रोशनी और गर्मी प्रदान कर रही होती हैं, आपका फ्लेम कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो नोट करने की है वो है, अ सब्सटेंस दैट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग कैन ओनली गिव फ्लेम्स। तो देखिएगा, ऐसी कोई भी चीज जो जलने पर वेपराइज होती हो, यानी जिसका भाप बनता हो, वही आपका फ्लेम प्रोड्यूस कर सकता है। यानी ऐसी चीज जो आपकी वेपराइज नहीं हो सकती, यानी कि जिसका वाष्पीकरण नहीं हो सकता, उसमें से फ्लेम कभी नहीं निकलेगी। अब फ्लेम हैज मेनली थ्री zones and they are outermost zone, which is always look like blue color, or we can see it in blue color. Middle zone, it is always yellowish, and it also determine one thing more, I will explain it later. And innermost zone is black. तो देखिएगा, जो फ्लेम होती है, ठीक है, उसके तीन हिस्से होते हैं, उसके मुख्य रूप से तीन हिस्से होते हैं, और ये जो तीन हिस्से हैं, इनमें से जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है, उसे हम आउटर मोस्ट जोन कहते हैं, जो कि आम तौर पे हमें लो या जो आपकी ज्वाला होती है, उसके अंतर्गत नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक, ऐसे ही जो उसका मिड पोर्शन होता है, यानी कि किसी लो का जो मिडिल का पोर्शन होता है, वो आपको येलो कलर का दिखाई देता है। और जो सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, जिसे हम इनर मोस्ट जोन कहते हैं, और ये हमें काले रंग का दिखाई पड़ता है। तो देखिएगा, ये एक मोमबत्ती है, उसको जलाया गया है, तो ये पार्ट उसका फ्लेम कहलाएगा, ये पूरा हिस्सा फ्लेम कहलाएगा। तो ये फ्लेम के आसपास ये जो सबसे बाहरी हिस्सा है, इसे हम आउटर जोन कहते हैं, और ये आमतौर पे नीले रंग का होता है, और ये आपकी लो का सबसे गर्म हिस्सा होता है। वहीं पे जो अंदरूनी हिस्सा होता है, तो देखिएगा, ये जो नीला रंग मिलता है वो इसलिए मिलता है इसको, क्योंकि इसका यहाँ पे जो भी आपका जो वैक्स जो वेपराइज हुआ है, उसको पूरा पूरा ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन मिलने से वो बिल्कुल भी जो आपका मटेरियल है वेस्ट नहीं होता, पूरा जलता है, इसीलिए ही ब्लू कलर का फ्लेम दिखाई पड़ता है। लेकिन जो मिडिल का जो आपका पार्ट होता है, काफ़ी हद तक उसको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो वेपर है, यानी कि जो मोम का वाष्पीकृत हुआ हिस्सा है, या भाप बना हुआ जो हिस्सा है, पूरी तरीके से नहीं जलता। तो अधूरा जला होने की वजह जलने की वजह से ही ये जो है येलो कलर का हमें दिखाई पड़ता है। तो देखिएगा, आप किसी भी चीज़ को जलता हुआ देखें, अगर वो पीले रंग में जल रहा है, यानी उसकी जो लो है पीले रंग की है, तो समझिएगा कंप्लीट कंबस्चन नहीं हो रहा, यानी कि वो चीज़ पूरी तरीके से जल नहीं रही है। दैट मीन्स उसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर लो का रंग अगर आपका नीले रंग का है, तो समझ जाइएगा उसको भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है, वो जो चीज़ जल रही है पूरी तरीके से जल रही है। तो आप कभी भी गैस ऑन करेंगे, तो आपको गैस की जो लो है वो नीले रंग की दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसको चारों ओर से ऑक्सीजन मिलती है, तो वो बहुत अच्छे से जलता है, पूरा पूरा जलता है, इसी वजह से उसको
ब्लू कलर की उसकी लो होती है। वहीं पे लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलाते टाइम जो होता है उसको पूरा ऑक्सीजन चारों ओर से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो फ्लेम होती है वो हमें येलो कलर की दिखाई पड़ती है। वहीं पे जो अंदरूनी हिस्सा होता है सबसे, वो आप अगर देखेंगे तो आपको हमेशा ब्लैक कलर का दिखाई देगा। बिल्कुल जो निचला हिस्सा होता है वो आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा, और ये आपको हमेशा ब्लैक कलर का इसलिए दिखाई पड़ेगा क्योंकि जो मोम पिघली है उसको जलने के लिए सबसे अंदर वाले हिस्से में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अब चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो पूर्णतः जल नहीं पाती है, और इसी वजह से उसका रंग काला दिखाई पड़ता है। तो अगर हम बात करें आपके लो की, आपके फ्लेम की, तो सबसे ऊपरी जो नीला हिस्सा होता है वो सबसे गर्म होता है। वहीं पे जो मिड पोर्शन वाला जो पोर्शन होता है, यानी मिडिल जोन जो होता है आपके फ्लेम का, वो मॉडरेटली हॉट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। गर्म होता है आग तो, यानी कि आप हाथ लगाओ तो आपका हाथ जलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, यानी बाहर के मुकाबले कम होता है। वहीं पे जो सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है वो लीस्ट हॉट पार्ट होता है, यानी कि सबसे कम गर्म हिस्सा होता है किसी भी लो का। तो देखिएगा इसी के बारे में डिटेल दिया हुआ है। आउटर जोन, इट इज हॉटेस्ट एंड ब्लू कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लेम वेयर कंप्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस। तो देखिएगा ये आपका सबसे गर्म हिस्सा होता है लो का, और नीले रंग का होता है, और इस यहाँ पर कंप्लीट कंबस्शन होता है, यानी कि जो ईंधन मिला है, जो मोम मिला है उसको वो पूरा पूरा जला रहा है, इस वजह से इसको नीला रंग मिल रहा है। और चूंकि पूरा जल रहा है इसी वजह से सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा भी होता है। वहीं पे मिडिल जोन की बात की जाए तो इट इज मॉडरेटली हॉट एंड येलो पार्ट ऑफ फ्लेम वेयर पार्शियल कंबस्शन टेक प्लेस। तो ये हमारे फ्लेम का मध्यम गर्म हिस्सा होता है, और साथ के साथ यहाँ का जो हिस्सा होता है, यहाँ की जो फ्लेम होती है वो येलो कलर की होती है। क्यों? क्योंकि इसको भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन तो बाहर वाली लेयर ही खा जाती है। तो जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता है उससे वो आपका वैक्स है जलता है, और येलो कलर की आपकी लो जो है वो दिखाई पड़ती है। वहीं पे इनरमोस्ट जोन की बात की जाए तो इट इज लीस्ट हॉट एंड ब्लैक पार्ट ऑफ फ्लेम वेयर इनकम्प्लीट कंबस्शन टेक प्लेस। तो देखिएगा जो आपका मोस्ट जोन होता है वहां तक तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता है। तो ऐसे में जो आपका ईंधन है, यानी कि जो वैक्स है, जो फ्यूल है जल रहा है, उसको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो कंबस्शन होता है वो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, जिसकी वजह से जो लो का कलर है वो डार्क हो जाता है, ब्लैकिश दिखाई देता है। नाउ फ्यूल एंड इट्स एफिशिएंसी। देखिए आप फ्यूल और उसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, यानी कि उसका कितना हद तक हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूल के बारे में बात की जाए तो अ सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबस्शन इज कॉल्ड फ्यूल, लाइक वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो फ्यूल होता है वो साधन होता है जो कंबस्शन की प्रक्रिया से होकर के गुजरता है और हमें एनर्जी प्रदान करता है। जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, यानी इन सबको जलाना पड़ता है, और जलाने से ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उस एनर्जी को हम खाना पकाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए या मशीनरी चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ गुड फ्यूल इज वन दैट इज रियली readily available, cheap, burn easily, produces large amount of heat and residual free। तो देखिएगा एक अच्छा ईंधन जो है उसी को माना जाता है जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, जो आसानी से जल सके, और साथ के साथ बहुत मात्रा में गर्मी पैदा कर सके, और रेसिडुअल फ्री हो, यानी कि उसके कोई वेस्ट मटेरियल ना निकलता हो, यानी राख, धुआं जैसी चीज़ें ना निकलते हो। ठीक है, आइडियल फ्यूल possess all these qualities but unfortunately there is no such kind of fuel। तो देखिएगा एक आदर्श जो आपका फ्यूल है, ईंधन है, उसमें ये सभी गुण होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है फिलहाल जो कि ये सारी कंडीशन फुलफिल करता हो। अब फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो रेशियो ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ अ यूनिट फ्यूल इज कॉल्ड फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा किसी भी वस्तु के द्वारा अगर वो क्या कहते हैं फ्यूल उसमें जल रहा है, तो जो एनर्जी उसके द्वारा ग्रहण की जाती है, तो देखिएगा फर्क है। एक तो आप फ्यूल जला रहे हो तो उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है,
लेकिन हमारी मशीन या हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात पे निर्भर करता है। तो एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, उसका रेशियो किसके आधार पे, कि आपके यूनिट फ्यूल के जलने के आधार पे। यानी कि एक यूनिट फ्यूल यानी कि एक इकाई जब आपका फ्यूल जो है ईंधन जलता है, तो उस जलने की वजह से जो एनर्जी निकलती है उसमें से कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना उपयोग ले पा रहे हैं, इसका अनुपात ही आपका फ्यूल एफिशिएंसी कहलाता है। अब इसको अगर अपन एग्जांपल से समझना चाहें तो देख सकते हैं। इन केस ऑफ अ कार, फ्यूल एफिशिएंसी विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज्ड बाय कार एंड डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड। तो देखिएगा, एक कार की फ्यूल एफिशिएंसी देखनी है तो ऐसे में हमें देखना होगा कि उस कार ने कितनी दूरी चलने के लिए कितना ईंधन खाया या इस्तेमाल किया। तो वो जितना ज़्यादा ईंधन खाएगा उसकी फ्यूल एफिशिएंसी उतनी कम होगी। यानी कि दूरी ज़्यादा हो और ईंधन कम हो, यानी कि ईंधन कम लगे और वो ज़्यादा दूर चल सके, तो इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होगी। लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाता है, लेकिन ईंधन पेट्रोल या डीजल ज़्यादा खाता है, तो ऐसे में इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी। अब बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिएगा, कैलोरीफिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। जब हम 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाते हैं तो जलाने पर वो कितनी मात्रा में कुल कितना यानी कि हीट प्रोड्यूस करता है, कि कुल कितनी गर्मी पैदा करता है, यह उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। यानी कि 1 किलो पेट्रोल जलाने पर वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, 1 किलो लकड़ी जलाने पर वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, या फिर 1 किलो आप मान लो गैस जला रहे हैं तो कितना वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि कौन सा जो आपका ईंधन है वो ज़्यादा बेहतर है। दैट मीन्स जिस ईंधन की, जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा होगा। द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल्स पर किलोग्राम। तो देखिएगा, ये यूनिट जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, यानी उसको नापा कितने किस में जाता है। जैसे कि हम लंबाई को किलोमीटर में, मीटर में नापते हैं, है ना। तो ऐसे ही एनर्जी को, खास तौर से जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको नापने के लिए हमारे पास किलो जूल्स पर किलोग्राम का यूनिट मौजूद है। तो देखिएगा, अगला जो है हम कैलोरीफिक वैल्यू देख रहे हैं अलग अलग तरह के फ्यूल की। तो देखिएगा, यदि हम गाय के गोबर से बने जो उपले होते हैं उनको जलाते हैं तो 1 किलोग्राम जलाने पर करीब 6000 से 8000 किलो जूल आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कैलोरीफिक वैल्यू वाली जो क्या कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। वहीं पे लकड़ी जलाने पे 17000 से 22000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वहीं पे कोयले को जलाने पे 25 टू 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू निकलती है, यानी कि हीट ज़्यादा निकलती जा रही है। तो जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ते जाते हैं तो अब देखते हैं, देखिए पेट्रोल का इतना है, केरोसिन का इतना है, डीजल का इतना है, मीथेन आपका कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो उसको जलाने पे इतनी एनर्जी निकलती है। वहीं पे सीएनजी और एलपीजी को जलाने पे इतनी एनर्जी निकलती है। तो आप देख सकते हैं ये एलपीजी वगैरह जो है ज़्यादा बेहतर आपको हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि वो करीब करीब 1 किलो आपका एलपीजी गैस जलाने पर आपका 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम के हिसाब से कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो सबसे अच्छा ईंधन है, सबसे अच्छा फ्यूल है, वो आपका हाइड्रोजन है, जो इतना ज़बरदस्त एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है, इवॉल्व करता है। तो हाइड्रोजन बेस्ड आजकल इंजनों के ऊपर काम चल रहा है। तो हो सकता है निकट भविष्य में, आज से 10 15 20 साल बाद, हमें ऐसे इंजन देखने को मिले जो हाइड्रोजन से चलते हों। ठीक है, और ये हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध भी है और हम इसे लेबोरेटरीज में बना भी सकते हैं। तो अभी काम चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं, बर्निंग फ्यूल एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट। तो देखिएगा, फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके हानिकारक जो हैं गुण भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि इसके लक्षण भी हमें जो देखने को मिलते हैं, हमारे नुकसान देखने को मिलते हैं हमारे ऊपर और साथ के साथ हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर।
तो देखिए क्या क्या नुकसान है पहले देखते हैं। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ऑफ फ्यूल लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम आर डेंजरस पोल्यूटेंट विच कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटर लिखा हुआ है, वही और आएगा, लंग कैंसर ईटीसी। तो देखिएगा, अगर आपके ये जो कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जलाते हैं, तो देखिए पूरी तरीके से कोई सा भी ईंधन नहीं जल पाता। तो देखा होगा आपने, काला धुआं निकलता है। तो काला धुआं एक्चुअल में इस बात का इंडिकेशन है कि जो आपका फ्यूल है उसको पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिला है और वो पूरी तरीके से नहीं जला है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपके स्मोक के रूप में निकलता है, यानी अधजला जो कार्बन होता है, वो एक्चुअल में हमारे लिए बेहद खतरनाक है। हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए बड़ा खतरनाक है। हम इंसानों और जानवरों को तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकल प्रॉब्लम हो गया, लंग कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। वहीं पे सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कि जो अपन ईंधन जलाते हैं तो धुएं के रूप में उसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस भी निकलती है। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो दिखाई नहीं देती, यानी कि उसका रंग नहीं होता। तो इट इज़ ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड पॉइजनस गैस विच कैन कॉज डेथ। तो देखिएगा, ये एक ऐसी गैस है जो कि ना तो दिखाई देती है और ना इसका कोई गंध होता है, ना कोई स्मेल होती है, और ऊपर से जहरीली होती है, यानी कि हमारे अंदर जाता है तो हमें फील तक नहीं होता, और ये अधिक मात्रा में शरीर के अंदर चली जाए तो इंसानों की डेथ तक हो सकती है, उनकी मृत्यु तक हो सकती है। वहीं पे तीसरी जो पॉइंट है वो क्या कहता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि देखिए जिस तरीके से जब हमारा कोई भी फ्यूल अधूरा जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसमें से निकलती है, सेम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें से निकलती है। इट इज़ हार्मफुल गैस फॉर एनवायरनमेंट एज इट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। अब ये हमारे लिए हानिकारक है, क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को, यानी हमारे चारों ओर के पर्यावरण को ये दूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय फ्यूल इज ए ग्रीन हाउस गैस, सो इट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है फ्यूल को जलाने पर, वो एक ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैसों की खासियत क्या होती है कि वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि गर्मी को सोख लेते हैं, यानी सूरज से आने वाली सारी जो गर्मी है उसको सोख लेते हैं, जिससे आसपास का जो एनवायरनमेंट है और ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इस समस्या को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो यानी कि पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग जो है अलार्मिंग स्टेज में पहुंच गया है, और माना जा रहा है कि इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो अंटार्कटिका और हिमालयास पे जो जमी हुई बर्फ़ें हैं वो पिघल जानी है, और जो ये सारा पानी है जो पिघल के आएगा, यानी बर्फ़ पिघल के पानी बनेगा, वो सारा समुद्र में पहुंचेगा, जिससे समुद्र में पानी बढ़ जाएगा, और पानी बढ़ जाएगा तो जितने भी कोस्टल एरिया में जगह हैं, सिटीज़ हैं और या फिर देश हैं, वो पूरी तरीके से पानी में डूब जाएंगी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ़ जो जमी हुई है वो पिघल जाए, तो अर्थ की जो सरफेस है उससे 16 किलोमीटर ऊपर तक पानी भर जाएगा, यानी कि कहीं पे भी रहने के लिए ज़मीन मौजूद नहीं होगी। तो आप खतरा समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बारी पांचवें पॉइंट की, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय कोल एंड डीजल, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज्ड बाय पेट्रोल डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड विच कॉज एसिड रेन। एसिड रेन इज वेरी corrosive in nature, so it damages building, road, bridges and reduce their lifespan। तो देखिएगा, इसके अलावा जो हमारे पेट्रोल जलाते हैं हम, यानी कि गाड़ियों से जो पेट्रोल यूज से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो धुआं छोड़ती हैं, तो उसमें काफ़ी मात्रा में आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ऐसे कोयला और डीजल को जलाने पर उसमें से काफ़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये जो सल्फर ऑक्साइड हो गया या ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपके हवा में घुल जाते हैं, और जब कभी बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदें होती हैं, जो पानी होता है, उसके साथ ये केमिकली रिएक्ट कर देते हैं। तो जब ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं पानी के साथ मिलते हैं, तो वो एक तरह का एसिड बना लेते हैं, यानी कि जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड जैसे एसिड बना लेते हैं। और ये एसिड बेहद खतरनाक होते हैं, बेहद कोरोसिव होते हैं, यानी कि गला देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी बिल्डिंग्स हो गई, सड़कें हो गई, रेलवे के ट्रैक्स हो गए, पुल हो गए, ठीक है, या फिर बिल्डिंगें हो गई, इनकी लाइफ को ख़त्म कर देती हैं। जो यानी 50 साल चलनी है या 100 साल चलनी है, एसिड रेन उनकी उम्र काफ़ी कम कर देता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए।
तो देखिए आप देख सकते हैं कि एक शहर में क्या बुरा हाल है धुएं की वजह से, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी जो हमारी फैक्ट्रियों से, हमारे फर्नेसेस से निकलने वाला जो धुआं है चारों ओर हवा में फैल जाता है, और देखो पोल्यूशन का लेवल कि घर तक प्रॉपरली हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पोल्यूशन जो है हमारे हवा में बुरी तरीके से एयर को पोल्यूट कर रहा है, जो कि हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फिर ऊपर से इनसे इनकी वजह से आपके क्या कहते हैं एसिड रेन भी होता है। तो ये एक बड़ी समस्या है हमारे लिए कि ये चारों ओर धुआं हो रहा है, और ये धुआं जो है हमारे लिए बेहद हानिकारक है। तो हर तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक है, ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे बिल्डिंग्स और हमारे जितने भी हमने क्या कहते हैं चीज़ें बनाई हुई हैं आवागमन के लिए, रेलवे ट्रैक्स हों, चाहे सड़कें हों या ब्रिजेस हों, या हमारे बिल्डिंग्स हों, या हमारा एनवायरनमेंट हो, या फिर दूसरे जीव जंतु या हम हो, ये हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम यही है कि एनकरेज यूज ऑफ फ्यूल लाइक एलपीजी एंड सीएनजी, एज बोथ ऑफ देम आर क्लीनर एंड पोल्यूशन फ्री फ्यूल देन द अदर फ्यूल्स। कि सबसे पहले बढ़ावा दिया जाए कि एलपीजी और सीएनजी जैसे आपके जो फ्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, यानी कि पेट्रोल डीजल वगैरह या कोयले जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी और सीएनजी से चलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। क्यों? क्योंकि ये साफ़ है, और साफ़ फ्यूलों में से एक है, और पॉल्यूशन भी नहीं करती हैं। यानी कि दूसरे जो आपके फ्यूल्स होते हैं, ईंधन होते हैं, वो बहुत धुआं और चीज़ें करते हैं, जबकि इनको जलाने पे कोई धुआं वगैरह नहीं निकलता, पॉल्यूशन के बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल उगाए जाएं, यानी कि जो जो हमने जंगल काट दिए, जो हमने हमारे फेफड़े काट दिए हमारे पृथ्वी के, उसको वापस से उगाया जाए। तो अफॉरेस्टेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल कंबस्टन। तो देखिएगा जो ये धुआं बाहर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल रहा है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो वो उसको अब्जॉर्ब करेंगे, और अब्जॉर्ब कर करके बदले में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो पेड़ पौधों की वजह से क्या है, जो हमारा एयर पोल्यूट हो रहा है उसकी पोल्यूशन की जो दर है वो कम हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को इस चीज़ समझ में आई हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक बटन दबाएं प्लीज़। ठीक है, और नोटिफिकेशन बटन भी दबाएं ताकि आपको जो भी वीडियो डाली जाएं वो तुरंत की तुरंत मिल सकें। ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अब चूंकि ये यूट्यूब पे पड़ी हैं तो आपको इनको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सदा वहीं पड़ी रहेंगी, आपको जब मन में आए आप इसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा।